हु इज एन एमएलए। सो पिछले वीडियो में हमने पाटलपुरम की स्टोरी पढ़ी थी और उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से पाटलपुरम में पानी की शॉर्टेज थी, कि वहां पे पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं था। लोगों को मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा था और जिन एरियाज में बहुत ज्यादा दिक्कत थी उन्हें बहुत ज्यादा दूर दूर जाकर पानी जो है वो लाना पड़ रहा था। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, गंदा पानी पीने की वजह से लोग जो है वो बीमार पड़ रहे थे, लोगों की डेथ हो रही थी। तो बहुत सारे बच्चों को डायरिया हो गया और डायरिया की वजह से लोग मर रहे थे। अब डायरिया जो है डायरेक्ट गंदा पानी पीने की वजह से होता है, तो इसीलिए वहां के जो लोग थे वो वहां के एमएलए से ये डिमांड कर रहे थे कि हेल्थ कंडीशंस को सुधारने के लिए कुछ काम किया जाए। तो हमने बहुत सारे जो है अपने आसपास ऑफिशियल्स के नाम सुने होते हैं ऑलरेडी, जैसे कि हमने पुलिस ऑफिसर्स का नाम सुना होता है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। और इस स्टोरी में भी हमने काफी सारे लोगों का नाम पढ़ा, जैसे कि एमएलए हो गया, इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी आए, इसमें अपोजिशन आया कि हु इज द मेंबर ऑफ अपोजिशन। तो ये सारे कुछ हमने नाम पढ़े। अब इस सेक्शन में हम यही जानेंगे कि ये लोग होते कौन हैं, एमएलए जो है वो आखिरकार होता कौन है। क्या आपको पता है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है और वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? तो अगर नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से जाके जल्दी से पूछो और फिर हम शुरू करते हैं। तो ये जो एमएलएज होते हैं इसका फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल, ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को लोग वोट देते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शंस के थ्रू ये जो एमएलएज हैं वो चुनकर आते हैं। और जब कोई पर्सन जो है वो चुनावों को जीत जाता है तब वो एमएलए बन जाता है, तब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है और फिर उसी प्रकार से ये एमएलएज आगे गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। तो हम कह सकते हैं कि जो एमएलएज हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि देखो वो लोगों द्वारा चुनकर आए गए हैं, मतलब कि लोगों ने उन्हें वोट दिया है, लोगों ने उन्हें चुना है कि हमारे तरफ से ये हमारे जो है वो डिसीजंस लेंगे, ये हमारे भले के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से जब किसी को हम इलेक्शन में चुनते हैं इसका मतलब वो पर्सन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी मांगों को पूरी करेगा। हम उसको जाके अपनी दिक्कत बताएंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इस पे काम कीजिए, वो हमारे भले के लिए डिसीजंस लेगा। मतलब कि कोई भी जो इलेक्टेड पर्सन है, जिन लोगों द्वारा उसे चुना गया है, उन लोगों को वो इलेक्टेड पर्सन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एमएलए जो है क्योंकि वो भी एक इलेक्टेड पर्सन है, तो जिन लोगों ने उसे चुना है, जिस एरिया से वो चुनकर आया गया है, उन सभी लोगों को जो एमएलए है वो रिप्रेजेंट करता है। कि अगर एमएलए कोई भी डिसीजन लेगा तो क्या माना जाएगा, उस एरिया के लोगों की तरफ से वो डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। हमारे देश में जितनी भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट्स की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है अभी हम समझेंगे। तो हर एक जो स्टेट होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी होती है। मान लो ये एक स्टेट है, अब ये आगे इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब कि एक पूरे स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जैसे कि ये हिमाचल प्रदेश का मैप है और आप देखोगे कि यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, बहुत सारे छोटे छोटे तरीके से एरियाज बटे हुए हैं। ये इस तरीके से 21 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कि ये जो पूरा एरिया है, जितना भी आपको कलर्ड एरिया दिख रहा है, ये है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है और हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे हमें कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने मिलेगी, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हिमाचल प्रदेश में। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है, लोग चुनकर आते हैं। मतलब कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग खड़े होते हैं कि कोई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ लोग खड़े हुए हैं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग फिर उन लोगों को, मान लो यहाँ पे 4 लोग जो है वो चुनाव के लिए खड़े हुए हैं कि हमें वोट दें, हमें वोट दें। तो जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देंगे और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बन जाएगा। तो इसी तरीके से सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा ही होगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो मेंबर्स चुनकर आएंगे, इलेक्ट होकर आएंगे और जैसे ही कोई पर्सन जो है वो इलेक्शन जीत जाता है, सबसे ज्यादा वोट उसे मिलते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी से होते हैं। वो कहते हैं कि हम बीजेपी से हैं, हम कांग्रेस से हैं, हम
आम आदमी पार्टी से हैं। तो ये सब क्या है, ये पार्टीज हैं। पार्टीज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल है, कि जो लोग एक ही आइडिया में बिलीव करते हैं, एक ही तरह सोचते हैं, उनके कुछ मोटिव्स हैं, मतलब सेम तरह के मोटिव्स हैं। इस तरीके से लोग जो है ग्रुप बना लेते हैं और फिर उस ग्रुप से, उस पार्टी से लोग जो है वो खड़े होते हैं इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से लोग चुनकर आते हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक स्टेट होती है। स्टेट जो है, हर एक स्टेट का अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, छोटे छोटे स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, हर एक टुकड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, वहां से लोग चुनकर आते हैं, और जो भी पर्सन जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आएगा, इलेक्शन जीत कर आएगा, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होते हैं, जो एमएलए होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आपने सोचा होगा कि ठीक है, एमएलए जो है वो बन गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्सन जीत के आ गया, वो एमएलए बन गया, बट कोई पर्सन मिनिस्टर कैसे बनता है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? कि अभी रिसेंटली जैसे यूपी में, पंजाब में, यहाँ सब इलेक्शंस हुए थे, तो हमने देखा कि किस तरीके से योगी जो वापस से जीत कर आए हैं, वापस से वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो आखिर ये चीफ मिनिस्टर बनते कैसे हैं? अब देखो, हमने जस्ट अभी पढ़ा ना कि हर एक जो एमएलए है वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा जीतकर आए होंगे, वो पार्टी क्या कहलाएगी, मेजॉरिटी पार्टी। मान लो यहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 का अगर हम हाफ करें तो क्या होगा, 34। तो 34 तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब जीतने के लिए हमें कम से कम 35 जो है वो लोग चाहिए सिमिलर पार्टी से। मतलब कि मान लो 35 या 35 से ज्यादा जो एमएलए हैं, अगर वो किसी एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो पार्टी है जिससे वो 35 के 35 जो एमएलए जीत कर आए हैं, वो एमएलए की जो पार्टी है वो क्या बन जाएगी, मेजॉरिटी पार्टी। और फिर जो मेजॉरिटी पार्टी है वो क्या बनाएगी, रूलिंग पार्टी हो जाएगी, वो फिर गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिस भी पार्टी के एमएलए जीतेंगे वो पार्टी क्या होगी, मेजॉरिटी पार्टी, और फिर वो गवर्नमेंट बनाएगी। और फिर जो भी दूसरे एमएलए बचे जो मेजॉरिटी पार्टी से नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, अपोजिशन बन जाएंगे वो फिर। अब ये इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम वापस से हिमाचल प्रदेश के एग्जांपल पे चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2017 में जो है इलेक्शंस हुए थे, उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि किस किस पार्टी से जो है लोग जीत कर आए हैं, और कितने लोग जीत कर आए हैं, कितने एमएलए जो है वो इस पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं। राइट, तो आप देखोगे फर्स्ट में क्या है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी से 44 एमएलए जो है वो जीत कर आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 1, और इंडिपेंडेंट्स भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं होते। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट्स होते हैं। तो ऐसे लोग वैसे बहुत ही कम होते हैं। तो इंडिपेंडेंट्स भी हैं, जो कि 2 एमएलए जो है वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब कि 2 एमएलए किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। अब डेटा को देख के यहाँ पे साफ है कि जो बीजेपी है उसको सबसे ज्यादा जो है उससे एमएलए जीत कर आए हैं। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एमएलए बनकर आए, जितने भी लोगों को वोट मिला, जो एमएलए बने, उनमें से 44 एमएलए ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या हो गई, रूलिंग पार्टी हो जाएगी। अब ये मेजॉरिटी पार्टी बन गई, और मेजॉरिटी पार्टी बनेगी तो फिर ये गवर्नमेंट बनाएगी। बट इन सब का क्या होगा, जो ये नेशनल कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, इंडिपेंडेंट है, इनका क्या होगा, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये लोग अपोजिशन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेजॉरिटी के लिए भी क्या होता है कि कम से कम जो हाफ है +1, 34 हो गया। जो टोटल सीट्स हैं उसका हाफ कितना हो गया, 34 +1। तो मेजॉरिटी में आने के लिए ये जरूरी है कि 34 +1 की हाफ +1 जो है उतना कम से कम आपकी सीट होनी चाहिए। इसके और भी आगे क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं कि किस तरीके से जो है आप गवर्नमेंट बनाओगे, तो वो सब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि मेजॉरिटी कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो पार्टी है वो मेजॉरिटी में है, वो ऐसे पता चलेगा कि जितने भी सीट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको हम हाफ +1 कर दें, तो उतने कम से कम 35 जो है एमएलए इस पार्टी से जीत के आने चाहिए, कम से कम 35 या उससे ज्यादा। अब 44 हमें क्लियरली दिख रहा है कि 35 से ज्यादा है, तो ये जो पार्टी हो गई ये मेजॉरिटी पार्टी हो गई। अब अगर हम अपोजिशन की पार्टी करेंगे, अपोजिशन पार्टी की बात करेंगे, तो क्या है यहाँ पे 21 जो है हमें सबसे ज्यादा सीट दिख रही है, 21, 1 और 2। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, 21। ये किस पार्टी के हैं, ये 21 एमएलए जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। तो
तो क्योंकि अपोजिशन पार्टीज में भी सबसे ज्यादा जो है वो नेशनल कांग्रेस के आए हैं, तो ये पार्टी जो है वो क्या बन जाएगी, मेजर अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। ठीक है, तो अपोजिशंस में भी एक ऐसी पार्टी होती है जो सबसे ज्यादा अपोजिशंस में सबसे ज्यादा जो है वोट जीत के आती है, और उसे हम मेन अपोजिशन या फिर मेजर अपोजिशन पार्टी कहते हैं। सो अपोजिशन में ये सब है, अपोजिशन में नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडिपेंडेंस है, बट हम कहेंगे मेजॉरिटी मेजर अपोजिशन पार्टी कौन सी है, तो हम कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। So after the elections, MLAs belonging to the ruling party will elect their leaders who will become the chief minister. अब हमने अभी तक जितने भी इलेक्शंस वगैरह हुए उससे हमें ये पता चल गया कि भाई मेजॉरिटी पार्टी कौन सी है। तो जब हमें ये पता चल गया मेजॉरिटी पार्टी क्या है, बीजेपी है, तो अब बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने एमएलएज हैं, अब वो अपने एक लीडर को इलेक्ट करेंगे, अपने मुखिया को चुनेंगे, और फिर वो जो लीडर है वो क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, सीएम बनेगा। इन दिस केस द बीजेपी एमएलएज चोज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे बीजेपी में क्या हुआ कि बीजेपी के जो एमएलए थे उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को चुना एज देयर लीडर, और श्री जयराम ठाकुर जो है फिर वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए। अब चीफ मिनिस्टर फिर क्या करता है, वो मिनिस्टर्स को चुनता है, वो मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है कि ठीक है मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, अब मेरे साथ अब क्या होता है कि सारे काम जो है वो चीफ मिनिस्टर भी अकेले नहीं कर सकता। तो हर एक जो गवर्नमेंट होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने होम मिनिस्ट्री सुना होगा, सेंट्रल लेवल की बात करें तो होम मिनिस्ट्री होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, जल शक्ति मंत्रालय वगैरह हमने सुना है। तो इस तरीके से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्रीज होती हैं वैसे ही स्टेट लेवल पर भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन सभी मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो लोगों को चुनता है। ठीक है, तो उन्हें फिर क्या कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज द गवर्नर हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो इलेक्शंस वगैरह हो जाने के बाद क्या होता है कि जो गवर्नर होता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंटर और स्टेट को कंपेयर करें तो सेंट्रल लेवल पे जो हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो जो लेवल रामनाथ कोविंद जी का है सेंट्रल लेवल पे, वैसा ही लेवल क्या होता है, गवर्नर का होता है स्टेट में। तो हर स्टेट का अपना अपना एक गवर्नर होता है। फिर हम स्टेट पे देखते हैं पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, सीएम। तो जो पोजीशन नेशनल लेवल पे पीएम की है वही पोजीशन स्टेट लेवल पे सीएम की है। ठीक है, तो फिर जो सीएम है और वो अपने सभी मिनिस्टर्स को चुनता है जो कि अपनी पर्टिकुलर जो है मिनिस्ट्रीज को संभालेंगे, और इन सभी लोगों को, सीएम को और बाकी जो मिनिस्टर हैं, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, जैसे शपथ दिलाते हैं ना कि शपथ समारोह होता है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन कराता है, वो कराते हैं गवर्नर। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करवाता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। अब जो चीफ मिनिस्टर है और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी क्या ड्यूटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जिनके लिए उन्हें चुना गया है, जिनके लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया है, उनको वो अच्छे से चलाएं, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाएं। तो इन सभी मिनिस्टर्स के अपने अपने सेपरेट ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे ये सारे काम करते हैं, जहाँ पे ये अपने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो हमने शुरुआत में पढ़ा कि हर एक स्टेट की जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली सिंपली वो जगह है जहाँ पे सारे एमएलए जो है वो मिलते हैं, इंपॉर्टेंट बातों पर, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर वो डिसीजंस लेते हैं, लोग के मुद्दों को डिस्कस करते हैं कि जो लोग हैं उनके स्टेट के, उनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे रूल रेगुलेशंस बनने चाहिए। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली वो प्लेस है जहां पे सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, वो सब इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं एमएलए जो हैं उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली तो एज एमएलए और दूसरी एज मिनिस्टर। कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब कि जिनको किसी मिनिस्ट्री के लिए चुना गया है। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स को चुनेगा अपनी अपनी मिनिस्ट्री संभालने के लिए, तो वो एमएलए को ही तो चुन रहा है। तो उन लोगों के पास दो काम हो गए, पहला एज एमएलए, फिर जिस मिनिस्ट्री के लिए वो चुने गए हैं, जिस मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर हैं, उसका काम संभालेंगे वो। तो दो दो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिल जाती हैं।
At times, the ruling party may not be a single party but a group of parties working together. This is called a coalition. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी ऐसी नहीं होती जो कि मेजोरिटी में हो। मान लो कि यहाँ पे क्या होता, जो बीजेपी है, मान लो वो सिर्फ और सिर्फ 22 सीट जीत के आ पाती, मतलब कि बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ 22 एमएलए होते, और बाकी मान लो फिर कम्युनिस्ट पार्टी से और 22 होते, ठीक है। जब मान लो यहाँ 21 होते और यहाँ पे 3 होते, ठीक है। तो अब क्या बन गया कि 22 जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, 21 नेशनल कांग्रेस से हैं, फिर 21 ही इससे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, और 3 जो है वो इंडिपेंडेंट्स हैं। यहाँ पे 4 है, मान लो अभी 68 पूरे नहीं हुए, तो यहाँ पे मान लो 4 है, तो 22 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 4, ठीक है। तो अब ऐसा हाल है। अब हमने कहा था कि मेजॉरिटी पार्टी कैसे बनेगी, जब 35 या फिर उससे ज्यादा एमएलए जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जीत कर आएंगे। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी, आप ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना, इसको भूल जाओ, अभी जो मैंने नए लिखे हैं वो देखो, 22, 21 और 4। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास 35 या उससे ज्यादा एमएलए हो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट है नहीं। तब क्या होता है कि फिर एक या एक से ज्यादा पार्टीज जो है वो मिल जाती हैं, कि मान लो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये एक ग्रुप बना लेंगी, ये एक गठबंधन बना लेंगी। जैसे आपने सुना होता है ना कि इन पार्टीज ने गठबंधन कर लिया, तो इसको कहते हैं कोलिशन की गवर्नमेंट। कि अब इसके कितने हो गए, इसके बीजेपी के थे 22 और कांग्रेस के हो गए 21। अब ये तीनों मिलके, दोनों मिलके कितने हो गए 43। तो अब मिलके कितने एमएलए हो गए कि इन दोनों पार्टी से मिलके 34 से ज्यादा एमएलए जो है वो आ रहे हैं, मतलब कि 35 या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो इसका मतलब ये 34 से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा एमएलए हैं। इसका मतलब अब ये लोग मिलके गवर्नमेंट, मतलब कि मेजॉरिटी पार्टी बन सकते हैं और एक अपनी रूलिंग गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक से ज्यादा पार्टी जो है वो मिली होती है, उन्होंने गठबंधन किया होता है, उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन की गवर्नमेंट। दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोलिशन, ठीक है। अब आपको अपने स्टेट के लिए पता करना है। पहली बात तो आपके जिस शहर में आप रह रहे हो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा एमएलए है, वो किस पार्टी से है, और कौन सी पार्टी जो है वो आपकी मेजॉरिटी या फिर रूलिंग पार्टी है, आपको ये पता करना है। और कहीं आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट बनी है वो कोलिशन की गवर्नमेंट तो नहीं। तो ये सब चीजें जो है आज आपने पढ़ी, उन सब चीजों पे आज आपको प्रैक्टिकली, मतलब कि अपनी रियल लाइफ में गौर करना है कि आखिरकार क्या सिचुएशन है।